Good morning, friends. Good morning, sir. 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 Everybody, good morning. So, after a week, we are meeting again. Yes, everyone. Ritu, Priya, Arts, Neeraj, Anshika, everyone. What I am saying is that probably, I don't remember, but I had taught the quantitative credit control, is it? Rohit? Yes, sir. Yes. So, today we will start with selective credit control. हिंदी में we'll call it चयनात्मक साख नियंत्रण. Yes. आसिफ खान, we'll discuss that also. तो आज हम लोग पढ़ेंगे चयनात्मक साख नियंत्रण, selective credit control. But in most of the countries, it is called as, good morning, Manishwari. It is called as qualitative credit control. Why is it called qualitative? Why is it called selective? So we must define it. पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि why we do call it in this manner. General credit control or good morning everybody. I have taken note of it. General credit control generally reduces or enhances. I told you earlier also on that day. मैंने आपको बताया भी था. परिमाणात्मक मुद्रा नियंत्रण का मतलब होता है मुद्रा की मात्रा में प्रसार या कमी. यस कोमल, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आपने व्हाई डिड यू रेज योर हैंड? वाज देयर एनी क्वेश्चन, कोमल अग्रहरी? No, sir. Oh, it's all right. So when we talk about general credit control or quantitative credit control, we mean we expand the credit within limits. यानी क्रेडिट कंट्रोल में हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हम इसके एक्सपेंशन को कंट्रोल करते हैं. द टोटल क्वांटम शैल बी इनहांस्ड. क्रेडिट होता क्या है? वी नीड टू क्रिएट क्रेडिट. बैंक्स का काम क्या है? टू क्रिएट क्रेडिट. बट दिस क्रेडिट शुड नॉट बिकम सो हाई दैट इट जनरेट्स इन्फ्लेशन. बस इसी को हमको नेक्स्ट, क्योंकि टॉपिक है इसलिए अभी से बता दे रहा हूं. वी शैल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, दैट मीन्स बैंक मनी, सो दैट द इन्फ्लेशन राइसेस. हमको मुद्रा की मात्रा कौन कौन सी? वन इज गिवन बाय द रिजर्व बैंक, द अदर इज गिवन बाय द बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स. इन दोनों की मात्रा मिलाकर इतनी ज्यादा ना हो जाए, द सप्लाई ऑफ मनी शैल नॉट बी सो मच कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, मुद्रा स्फीति हो जाए. दैट इज वाई वी हैव टू कंट्रोल इट. सो बेसिकली कंट्रोल इज नॉट लिमिटिंग, कंट्रोल इज लिमिटिंग द एक्सपेंशन. नियंत्रण का मतलब रोकना नहीं है, विस्तार की सीमा तय करना है. टू सेट द लिमिट्स फॉर एक्सपेंशन. तो जो पहला हिस्सा पढ़ा, दैट वाज टू श्रद्धा यादव. व्हाट हैपेंड? बताइए, पूछिए प्लीज. Once you raise a hand, then you must put the question. मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं पहले 5 मिनट दे दूंगा या बाद में 5 मिनट दे दूंगा. श्रद्धा यादव, what's the problem? No problem, sir. Oh, and then you raise your hand. It's all right. कोई बात नहीं बेटा. तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्वालिटेटिव. What does it mean? The quality of credit. What is the quality of credit? In fact, quality means that good credit should go on and bad credit should be reduced. What is this good credit and what is this bad credit? हमको ये समझना है कि अच्छा साख क्या है, अच्छी बैंक मनी क्या है और खराब बैंक मनी क्या है. Suppose you take a loan to build a house. आपने एक मकान बनाने के लिए उधार लिया, मनी लिया, या आपने कार खरीदने के लिए लिया. This is, हम लोग मानते हैं कि दिस इनहांसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो आप ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, इंडस्ट्री के लिए लोन लेते हैं, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है. द टोटल इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंट्री इनहांसेस. जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनकी मात्रा बढ़ती है. लेकिन अगर आप इस बात के लिए क्रेडिट लें कि उससे आप शेयर खरीदें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, इसको हम क्या कहेंगे?
यू आर यूजिंग दिस मनी फॉर स्पेकुलेशन और होर्डिंग। आपने उधार क्यों लिया है? सट्टेबाजी के लिए, लाभ कमाने के लिए, या होल्ड करने के लिए। क्या किया कि आपने गेहूं होल्ड करके रख लिया। नतीजा क्या हुआ कि सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? इट विल बिकम शॉर्ट। तो अगर आप स्पेकुलेटिव कामों के लिए लेते हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इट रिड्यूसेस सप्लाई रादर आर्टिफिशियली। एक स्केर्सिटी सप्लाई की क्रिएट कर देते हैं, नॉट नोइंगली बट अननोइंगली यू डू इट। या आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटी देखिए, सेंसेक्स इस समय 60,000, 55,000, 80,000 जो भी चला जा रहा, बट इट डजंट इनहांस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती। सो वी कॉल इट बैड क्रेडिट। तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है, बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है, पूरी दुनिया में इसको क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, बट इन फैक्ट द रियल वर्ड इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनात्मक साख नियंत्रण। दैट मीन्स while giving credit we select, we make a selection। हम क्या करते हैं? चयन। जैसे आप नौकरी का चयन करते हैं या एम्प्लॉयर आपका चयन करता है, इसी तरह वी आर टॉकिंग ऑफ सिलेक्शन। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो व्हाट वी डू इज, व्हेन वी सिलेक्ट यू वी रिजेक्ट अदर्स। अगर हमने आपका चयन किया तो किसी और को छोड़ा। दैट मीन्स इट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, आई एम नॉट सेइंग कि डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन बैड और गुड। यहां पर क्या हो रहा है, अभी करेंगे, अभी कर रहे हैं देव, अभी कर रहे हैं, अभी तो दोनों शब्दों को समझा दें। आई विल डू दैट, आई विल सर्टेनली डू दैट, क्योंकि मैं थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स के साथ साथ। देव आई विल डू इट, स्क्रीन के बिना नहीं चलेगा। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि व्हेन एवर वी आर डिस्कसिंग क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल वी डिस्क्रिमिनेट। हम क्या करते हैं? विभेद करते हैं, वी डिस्क्रिमिनेट। अब इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेटरी क्रेडिट कंट्रोल या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राइट? Now is the screen available? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है, ऑल राइट। नाउ वी कम टू व्हाट वी से एज डिस्क्रिमिनेशन। तो असली शब्द क्या है? वो है डिस्क्रिमिनेशन। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मींस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन। अब जब मैंने कहा बिटवीन तो फिर से इसी को समझाना। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बिटवीन पर्सन्स, बिटवीन सेक्टर्स, बिटवीन रीजन्स, बिटवीन एनी अदर थिंग। लेकिन असली चीज क्या आती है? एनी अदर का मतलब पर्पस। अगर ये चारों शब्द समझ में आ जाएंगे तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल समझ में आ जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाई वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग, कि हम एक्स को देंगे वाई को नहीं देंगे। इसका मतलब वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन टू पर्सन्स। या हम एग्रीकल्चर को देंगे, मान लीजिए ट्रेड को नहीं देंगे। या हम यूपी को देंगे, त्रिपुरा को नहीं देंगे। सर व्हाइट बोर्ड आप जो शेयर किए वो सही शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, लेकिन लोग तो कह रहे हो गया। नो सर। सर इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिए। सर स्क्रीन शेयर है बट यस सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। सर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। एक यस सर। एक मिनट, आई डू इट अगेन, जस्ट डोंट वरी। अब
रहा है सर। जी यस सर, हो रहा है। दिख रहा है। यस सर। चलिए, गुड। तो या पर्पस, पर्पस का मतलब क्या है? ट्रैक्टर के लिए देंगे और कार के लिए नहीं देंगे। दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही किया जाता है। व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन वी डिस्क्रिमिनेट, हम भेद करते हैं, विभेद करते हैं फॉर एनी रीजन, तो उसको, इसीलिए इसका जो दूसरा शब्द है क्या, कि वी सेलेक्ट सम एंड वी रिजेक्ट सम, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव क्यों बना? वी ट्राई टू इनहांस इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाना चाहते हैं, एंड डिक्रीज, क्या घटाना चाहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने स्पेकुलेशन, लॉटरी, ये सब चीजें घटाना चाहते हैं। तो देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ द सेम थिंग। दिस इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दिस इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बट दे बोथ आर ऑल एक्चुअली सेम है, तो दोनों एक ही। क्योंकि जब हम इसको बढ़ाएंगे तो वी मीन वी सिलेक्ट, और इसको घटाएंगे दैट मीन्स वी रिजेक्ट। तो अगर हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं या रिजेक्ट, चयनात्मक साख नियंत्रण कहते हैं, तो इट बेसिकली मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। अब मैं आपको बता दूं पहले कि जो किताबों में लिखा है बहुत चीजें सच नहीं होती, लेकिन जो लिखा है वो सच क्यों है, थोड़ा सा अगर आप अपनी कोई मिथानी या पुरानी किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे भारत जैसे विकासशील देश में, इन डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट हैज ए प्रायोरिटी सेक्टर। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर है या प्रायोरिटी एक्टिविटीज हैं, इनके लिए सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दीजिए, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं कि इसका क्या मतलब है, कब शुरू हुआ था। बट नाउ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। तो परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। Selective credit control is when we select certain areas, persons, sectors or purposes to provide credit and reject certain other areas. बिल्कुल सीधी परिभाषा है। चयनात्मक साख नियंत्रण का क्या मतलब है? जब हम विभेद करते हैं व्यक्तियों में, क्षेत्रों में, साधनों में या उद्देश्यों में, और उस आधार पर जब हम साख का बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसे चयनात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। पहले हम मेथड समझाते हैं और फिर इंडिया के बारे में आते हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल है। पहले हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो मेथड्स में जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो नेचुरली जो पहला मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। अब आपकी किताबों में इसमें इस ढंग से नहीं लिखा है, लेकिन मैं जिस ढंग से पढ़ा रहा हूं उस ढंग से देखिएगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, एंड यू कैन राइट इट इन योर मैनर। डिफरेंशिएशन माने भिन्न करना, भिन्नता, भेदभाव। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? वी कैन टॉक ऑफ थ्री थिंग्स, याद रखिए। पहली बात याद रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और स्कीम का नाम रखिए DIR, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स। पहला क्या याद रखना है? ब्याज की दरें। अब इसको समझते भी चलिए। किसी एरिया को हम प्रिफर करते हैं, किसी एरिया को हम प्रिफर नहीं करते। जैसे अभी हम लोगों ने कहा हाउसिंग भारत में बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर बैंक हाउसिंग को लोन दे तो हो सकता है दे चार्ज 8% पर एनम, लेकिन अगर हम कार खरीदने के लिए उधार लें तो हम हो सकता है चार्ज करें 12%। अगर हम कोई इंप्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की बात करें तो हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी 4%। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, भिन्नात्मक ब्याज की दरें,
अब इसका बिल्कुल सिंपल मतलब आप समझ गए, जो हमको प्रमोट करना है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं। हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना है, हाउसिंग प्रमोट करना है, हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू कम। कौन सा मेथड हुआ? इनडायरेक्ट मेथड हुआ, डायरेक्ट मेथड तो है नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी को लोन न दें तो हम या बहुत कम दें, देना तो है ही, बट वी वांट टू गिव इट लेस। हम कार खरीदने पर या पर्सनल कंजम्पशन पर हम लोन जो है वो नहीं देना चाहते। तो पहला काम क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेरी कर सकते हैं, राइट। इसी तरह हम क्या वेरी कर सकते हैं, अभी ये लड़का जो सवाल पूछ रहा था, अब आ गया मार्जिन मनी। मार्जिन मनी का क्या मतलब है? कंज्यूमर्स पार्टिसिपेशन इन टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टर है या जो कंज्यूमर है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तो वो कितना पैसा अपना लगाएगा और कितना पैसा बैंक लगाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर रहे हैं कि हाउसिंग के लिए हमने लोन लिया और हम चाहते हैं कि आप केवल 2 लाख लगाएं आउट ऑफ 10 लाख, तो मार्जिन मनी कितना हुआ? 20%। हम इस मार्जिन मनी को घटाकर कितना कर सकते थे? 10% भी कर सकते थे। अब इफ एनीबडी वांट्स टू मेक ए हाउस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10 लाख का मकान उसको मिल रहा है बाजार में, सरकार ने एक योजना लाई है, द गवर्नमेंट हैज कम विद ए प्लान कि 10 लाख में मिलेगा। एंड इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ ओनली 1 लाख रुपी एंड गेट ए हाउस, या 2 लाख रुपी एंड गेट ए हाउस, या 5 लाख रुपी एंड गेट ए हाउस, बड़ा फर्क पड़ गया। 1 लाख जमा करना दोस्तों से, रिश्तेदारों से आसान है, 2 लाख की तुलना में 2 लाख मुश्किल है, 5 लाख की तुलना में और भी मुश्किल हो जाएगा। So what happens is we increase margin money when we do not want to give loan, we want to reject, we do not want. जैसे अगर हम कहें कि if you want to purchase a car, 40% shall be paid by you. But if you want to purchase a tractor, only 10% will be paid by you. The policy is very clear. Difference in margins, right? Difference in margins. तो ट्रैक्टर पर हम चाहते हैं कि आप खरीदें बिकॉज इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कार इंक्रीजेस द कंजम्पशन, हम प्रिफर करेंगे ट्रैक्टर को लोन देना, डू नॉट प्रिफर कार को लोन देना। तो हम क्या करते हैं? वी चेंज इट, द मार्जिन्स आर डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएशन किस आधार पर कर रहे हैं? द मार्जिन मनी दैट हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय द कंज्यूमर और बाय द इन्वेस्टर। एक और काम भी करते हैं डिफरेंस इन गारंटी मैकेनिज्म। गारंटी मैकेनिज्म, जो गारंटी है वो किस प्रकार की हम ले रहे हैं। कोई भी लोन हम लोगों ने क्या कहा था, किसके आधार पर मिलता है? या तो सिक्योरिटी के आधार पर मिलेगा। ये सिक्योरिटी कैसी हो सकती है? डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, गोल्ड एंड सिल्वर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब कार खरीदने वाला है, उसकी सिक्योरिटी उसका घर हमने गिरवी रख लिया, इट्स ए सिक्योरिटी। हमको ट्रैक्टर खरीदना है, हमने उसका खेत सिक्योरिटी में रख लिया। तो ये जो सिक्योरिटी होती है ये एक प्रकार की क्या होती है? गारंटी। तो जो गारंटी के मैकेनिज्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी में हम कहेंगे कि आप 1 गारंटर ले आइए काम चल जाएगा, किसी में हम कहेंगे नहीं 3 गारंटर्स हमको चाहिए, किसी में कहेंगे हम कि जमीन ही खेती, आपकी खेती वाली जमीन को गिरवी रख लेंगे। कार हमने खरीदी तो हमने कार को ही गिरवी रखा हुआ है, जब तक आपने कार इस्तेमाल करते रहेंगे हमने कार आपकी गिरवी रखी हुई है। ट्रैक्टर हमने आपका गिरवी रखा हुआ है। तो अब सवाल है कि हम एक्स्ट्रा गारंटी मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा पर्सनल गारंटी मांग रहे हैं। लेकिन सपोज देयर इज ए पर्सन जिसको एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन लेना है और इसके पास ना तो कोई गारंटर है और ना कोई चीज है, इसको हम कैसे लोन दें? तो हम कह सकते हैं इसकी गारंटी कि आपको यू डू नॉट नीड एनी गारंटी, आपको कोई गारंटर नहीं चाहिए।
If you do not need a guarantee, that means the government is ready to believe in you कि आप बिना गारंटी के भी लोन ले सकते हैं। अब ये कैसा लोन हो सकता है? सपोज करिए कि आप एक दूध का शेड खोल रहे हैं, तो आपकी जितनी भैंसें हैं, बफेलोज हैं, दे विल बी टेकन एज गारंटी देमसेल्व्स, यानी आपको पहले पैसा दे दिया, फिर उससे आपने भैंस खरीदी, एंड देन दैट इज योर गारंटी। दैट मीन्स आपका कोई मार्जिन मनी भी नहीं लगा, और दैट मीन्स कि आपको कोई गारंटर भी बाहर से लाकर नहीं देना पड़ा। तो ये जो सिस्टम्स हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंसेस, यू डिफरेंशिएट in rate of interest or in margin money or in guarantee mechanism in priority sectors. Priority sector माने हम ये कह रहे हैं कि we want some priority sector जिसको बैंक उधार दे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? We can reduce the rate of interest, we can reduce the margin money, we can reduce the guarantee mechanism, and there are non-priority sectors. उनको हम क्या करेंगे? द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हायर। सो दिस इज सिलेक्शन और रिजेक्शन अकॉर्डिंग टू पर्पस और सेक्टर और समथिंग लाइक दैट। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, मैंने सिर्फ आपको 3 मैकेनिज्म बताए, इनका आधार ऊपर में से कोई भी हो सकता है। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। जैसे मैं आपसे बताऊं कि इन 1951 इंडिया में केवल आरबीआई एक नेशनलाइज्ड बैंक था। 1955 में एक दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, दैट वाज एसबीआई। 1969 में हमने 14 और बैंकों को नेशनलाइज किया, 14 मोर लार्ज बैंक्स, जिनकी पूंजी कितनी की थी? 50 करोड़ से ज्यादा की थी। उसके बाद 1980 में किया। ये पहला फेज है जब हम क्या कर रहे हैं? नेशनलाइजेशन। अब क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन। तो पॉलिसी चेंज हो रही है। किताबों में पॉलिसी चेंज करने के बारे में नहीं लिखा जाता। तो उस समय क्या हुआ? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने क्या किया? जितने बैंक्स थे वो जो लोन देंगे, तो प्राइमरी कंसर्न क्या होगा? प्राइमरी बैंक का कंसर्न क्या होगा? मनी शुड कम बैक विद इंटरेस्ट। सबसे पहली जरूरत क्या है कि जो हमने उधार दिया है वापस मिले। अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसी इंटरेस्ट पर ही तो बैंक चलता है, इसी से उसका सारा खर्चा चलता है। सो दिस इज प्राइमरी थिंग। इसके बाद भी पैसा डूब सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? डिफॉल्ट रिस्क। नहीं लौट पाया पैसा। क्यों नहीं लौट पाया? जिस बिजनेस के लिए दिया था वो बिजनेस ही फ्लॉप कर गया। तो जहां पैसा वापस नहीं लौटता उसको क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक क्या चाहेगा? बैंक वुड लाइक टू गिव रिस्क फ्री लोन्स। हालांकि कोई भी लोन रिस्क फ्री तो होता नहीं, बट इट वुड लाइक टू बी मोर रिस्क फ्री। तो जनरली क्या करेगा? इट विल नेचुरली हैव हायर मार्जिन मनी, इट विल हैव गारंटी कंडीशंस व्हिच विल बी डिफिकल्ट, इट विल हैव हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो करेगा ही करेगा। तो बैंक्स जितने थे वो प्राइवेट सेक्टर में थे। कब से पहले की बात कर रहे हैं? 1969, एक्सेप्ट एसबीआई। तो ये किसको लोन देते थे? नेचुरली जो इनका लोन था, दैट वाज, यू कैन से, फॉर अर्बन रिच एंड मिडिल क्लास। ज्यादातर लोन कहां था? अर्बन सेक्टर में था। वाई? बैंक ही कहां पर थे? अर्बन सेक्टर में ज्यादा थे, शहरों में बैंक ज्यादा हुआ करते थे। लोन किसको देते थे? जिससे रिकवरी वाज इजियर। तो इनका जो लोन था वो अर्बन सेंट्रिक लोन था, और साथ में रिच एंड मिडिल क्लास को ज्यादा देते थे, फॉर इंडस्ट्री ज्यादा देते थे, और साथ में मिडिल क्लास वगैरह के लिए कंजम्पशन के लिए भी लोन्स देते थे। और जो भी लोन देते थे इसको क्या कहते हैं? जनरली 5 to 7 ईयर्स के लिए देते थे, क्योंकि ये क्या कहलाता है? मीडियम टर्म लोन। लेकिन अगर 1967 या 68 या उसके पहले की बात करें तो एक ऑल इंडिया रिजर्व बैंक रूरल क्रेडिट सर्वे हुआ था। यह हुआ था 1956 में।
और इसमें कहा गया था कि एवरी फार्मर हैज ए लोन ऑफ ₹400 ऑन हिम। एवरी फार्मर माने एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द फार्मर हैज दिस मच ऑफ लोन, बट लोन इन रूरल एरियाज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। रूरल एरियाज के जो लोन्स थे उनकी रिक्वायरमेंट ही अलग होती है। दे वांट लोन्स फॉर ए शॉर्टर पीरियड, 6 महीने के लिए चाहिए, फसल लगाने के लिए चाहिए, कभी कभी थोड़ा लंबा लोन चाहिए, ट्रैक्टर के लिए चाहिए तो दे माइट टेक ए लोन फॉर 20 years, या पंपिंग सेट लगाने के लिए चाहिए तो दे नीड ए लोन ऑफ 5 years, वॉट एवर इट इज। इनकी नीड्स अलग हैं, अर्बन एरियाज की नीड्स अलग थी। तो इस रूरल एरियाज में कोई लोन या कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। देयर वाज सम कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। तो भारत सरकार ने ये नियम बदलाया एंड व्हाट वी चेंज्ड वाज कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक्स, बैंकों का सामाजिक उत्तरदायित्व। भाई बैंक हैं, अगर देश की 80% आबादी रूरल एरिया में रहती है, उस समय तो इससे भी ज्यादा थी, और वहां पर बैंक लोन ही नहीं दे रहा है, कोई एसेट बिल्डिंग का भी काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो इट इज नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी, इट इज हेल्पिंग अर्बन रिच एंड मिडिल क्लास ओनली। तो हमारे बैंकिंग का क्या लाभ होगा? तो इट वाज नेसेसरी कि बैंक्स को कुछ फ्रीडम दी जाए और कुछ उनके ऊपर कंट्रोल्स किए जाए। तो 1969 में वी नेशनलाइज्ड सर्टेन बैंक्स एंड देन वी स्टार्टेड व्हाट इज नोन एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का दूसरा मेथड कह सकते हैं। पहला मेथड क्या है, मैंने पहले बताया, बाई क्रिएटिंग डिफरेंसेस, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पीपल, बिटवीन सेक्टर्स, बिटवीन रीजन। यहां पर हमने क्या किया, वी स्टार्टेड ए न्यू मैकेनिज्म विच इज नोन एज क्रेडिट रैशनिंग। रैशनिंग शब्द से आप लोग परिचित हैं, बिकॉज राशन की दुकानों से बहुत चीजें मिलती हैं। तो अब बैंकों से भी कह दिया गया कि एटलीस्ट 40% मस्ट गो टू रूरल एरियाज। जो आप टोटल लेन देंगे वो 40% रूरल एरियाज को देंगे ही देंगे। यू हैव टू गिव दिस टू रूरल एरियाज ओनली। तो हमने एक राशन बांध दिया, एक सीमा बांध दी। If you want to give loan, only 60% of the loan could be given to urban areas and 40% has to be given to rural areas. अब इसमें बाद में फिर सब रैशनिंग की गई, इतना डिटेल आपको पढ़ना नहीं है कि 3% ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देना है, 2% एक्सपोर्ट सेक्टर को देना है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन एक एक एरिया में राशन बांध दिया गया कि यू हैव टू गिव दिस मच, ठीक है ना। तो ये जो क्रेडिट रैशनिंग है, मैंने बताया कि कहां से शुरू हुई, but then credit rationing also applies on, बार बार याद रखिए, individuals। भारत में 2 तरीके बताए जाते हैं। एक क्या कहलाता है कि हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली या टोटल फैमिली की बात करते हैं, तो एक फैमिली के नाम से होता है। फैमिली माने पूरा ग्रुप, राइट। जैसे हम कहेंगे बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप। तो ये जो ग्रुप होता है ये एक पूरा, एक 5, 7, 10 लोगों का एक पूरा सेक्ट या ग्रुप कहलाता है। और फिर इंडिविजुअल्स होता है। तो हम लोगों ने ये भी बांट दिया कि इंडिविजुअल्स को इससे ज्यादा नहीं मिलेगा एंड पूरी फैमिली को इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी वी ऑल्सो हैड ए रैशन, टोटल लिमिट। तो इसे हम कह दिया लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट, कि वी विल नॉट गिव मोर क्रेडिट टू वन इंडिविजुअल, है ना। अगर कोई इंडिविजुअल लेने जाएगा तो अगर हम 25 करोड़ से ज्यादा का नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई टोटल फैमिली या घराने की बात हो रही है तो टोटल हम 120 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं देंगे। नाउ दिस इज नॉट फॉर ए बैंक बट टोटल बैंक्स। एक बैंक की कई ब्रांचेस हैं तो कई जगह से आप पैसा ले सकते हैं। नो, द टोटल बैंक
and all its branches will not give so much of loan. तो दूसरा मेथड ये अपनाया गया जिसको हमने क्या कहा, क्रेडिट रैशनिंग, वेयर द इंडिविजुअल्स एंड द हाउसहोल्ड्स वर फिक्स्ड लिमिट। और तीसरा हमने क्या किया, कोई बैंक 75% से ज्यादा किसी एक सेक्टर को नहीं देगा, यानी सेक्टोरल लिमिट्स भी हमने फिक्स कर दी। यानी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो ये लोन बांट रहा है, तो ये नहीं कि हाउसिंग को ही 100% दे दे या 80% दे दे, नहीं। तो सेक्टर माने इंडस्ट्रियल सेक्टर को 75% से नहीं ज्यादा दे सकते। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। फिर हम लोगों ने एक और विशेष किया हिली रीजन्स के लिए, और क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट टेरेन्स, ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट टेरेन्स, ऐसी जगह जो जहां पर हम लोग आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं, किसी वजह से और दिक्कतें होती हैं, तो इन एरियाज के लिए भी हमने कुछ लोन्स को फिक्स करना शुरू कर दिया। तो ध्यान से देखिए, अब जो हमारा क्रेडिट कंट्रोल था वो किस प्रकार का हो गया। वी विल गिव प्रायोरिटी टू दिस ज्योग्राफिकली या हिली टेरेन, हिली लोगों को देंगे, या हम लोग रूरल एरियाज को देंगे, ट्रांसपोर्ट को देंगे, ट्रेड को देंगे। माने हम क्या कर रहे हैं कि वी आर डिवाइडिंग द क्रेडिट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, पीपल के लिए अलग कर दिया, बैंक्स के लिए अलग कर दिया। दिस इज कॉल्ड द सेकंड मैकेनिज्म वेयर वी हैव क्रेडिट रैशनिंग। वी राशन क्रेडिट according to the priorities of the nation. National priorities are very very important. Bank should have a social responsibility. बैंकों का एक सामाजिक उत्तरदायित्व फिक्स कर दिया गया और उसके आधार पर लोन के बंटवारे की बात की जाने लगी। इसके लिए जरूरी क्या था, नेशनलाइज कर देना जरूरी था, ठीक है ना। फिर तीसरा तरीका हम लोग क्या अपना सकते हैं, this is known as directives. Bank can issue directives. कौन, RBI. Bank directives, directions to the banks. ध्यान से रखिए, एक होते हैं डायरेक्शंस, एक होते हैं गाइडलाइंस, दोनों में अंतर है, इनके लिए शब्द भी अलग अलग होते हैं। डायरेक्शंस आर mandatory in nature, are mandatory in nature. इनको आपको फॉलो करना ही होगा। गाइडलाइंस आर मेयर गाइडलाइंस, दे shall be treated on priority, treated on priority. अब ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या शब्द आपकी किताबों में लिखा होगा वो भी बता देता हूं। लिखा होगा मॉरल सुएज़न, नैतिक दबाव। किसी किसी किताब में कुछ और लिखा हो सकता है, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी, प्रचार। इसके लिए लिखा है गाइडलाइंस के लिए, डायरेक्शंस के नहीं लिखा है, क्योंकि डायरेक्शंस आर मैंडेटरी इन नेचर, यू हैव टू फॉलो देम। जैसे आरबीआई क्या कर सकता है, कैसे डायरेक्शंस दे सकता है। इफ बैंक ऑफ बड़ौदा वांट्स टू ओपन 3 branches और 1 branch, व्हाटएवर इट इज, ये खोलना चाहता है, तो डायरेक्शन क्या है, ओपन 2 branch इन रूरल एरिया before opening a branch in urban area. अर्बन एरिया की ब्रांच हम आपको कब खोलने देंगे, when you open at least 2 branches in rural areas. अब इस रूरल एरिया के लिए कौन सा शब्द हो गया, सबअर्बन, है ना। आपको ऐसे ही याद दिला देता हूं, देयर इज ए स्कीम ररअर्बन, कभी पढ़िएगा। किसके नाम से है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से है। रूरल अर्बन एरियाज, दोज रूरल एरियाज विच आर ऑलमोस्ट नाउ अर्बन एंड आर ग्रोथ
फोकस एरियाज। तो अर्बन एक स्कीम भी है इस समय भारत में, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ द बैंक कि आप रूरल एरियाज में या सब अर्बन, तो अर्बन एरिया माने 1 लाख से कम की पॉपुलेशन हो गई तो वो रूरल हो जाएगा। तो अर्बन एरियाज या जहां 70-75 लाख की पॉपुलेशन है उनके लिए you have to open 2 branches and then you can open 1 branch in the metros or whatever it is. Now it is a kind of guideline. What does government want? कि आप माउंटेनियस रीजन्स में, फार ऑफ रीजन्स में आप अपनी ब्रांचेस खोलिए ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़े, है ना। आदमी के लिए 20 किलोमीटर बैंक ना जाना पड़े। He should be the bank should be available within a vicinity of 2 kilometers or something like that. तो इसे हम क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन बढ़ाइए। These are called as directions. Guidelines कुछ अलग होती है। बैंक publicizes और generally send certain guidelines. जैसे उन्होंने कहा preference shall be given to women. Preference shall be given to हम लोग इसे लिख सकते हैं फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमियों को प्रेफरेंस दिया जाए। यहां पर कोई गाइडलाइन नहीं है कि 30% देना है कि 20% देना है, नो। उनको आप प्रेफरेंस दीजिए। मानिए अगर आपके पास 3 लोग हैं तो जितना पैसा आपके पास आ रहा है, प्रेफर विमेन, ये एक हो सकता है। या प्रेफरेंस कुड बी गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्पस, इसके लिए आप ज्यादा लोन बांटने की कोशिश कीजिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉरल सुएजा, के एक प्रकार से नैतिक दबाव बना सकता है आरबीआई कि आप इस काम को ज्यादा काम करें, है ना। अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं। लोन मेला, कि हम लोन बांटने का एक मेला लगा रहे हैं, जिसको चाहिए मिनिमम कागजों के साथ आ जाए, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाए, एंड द लोन्स वुड बी प्रोवाइडेड इन ए सर्टेन ब्लॉक इन फूलपुर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब लोन लेने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज ए पब्लिसिटी मेथड बाय गिविंग लोन्स टू द प्रायोरिटी एरियाज। तो जो मॉरल सुएजा या जो पब्लिसिटी मैकेनिज्म है, दीज आर आरबीआई गाइडलाइंस। बट बैंक्स कैन ऑल्सो इशू डायरेक्शंस, आपको ये नहीं करना है, यू वोंट हैव टू डू दिस। जैसे यू कैन नॉट गिव लोन ऑन स्टोरेज ऑफ वीट। सपोज करिए ये एक गाइड डायरेक्शन आ जाए कि वीट किसी ने स्टोर करके रखा है, उसको अगली फसल के लिए आप उधार नहीं देंगे। नाउ दिस इज ए बैंक डायरेक्शन, इसको हम डायरेक्शन कहते हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो क्या है, क्योंकि अब मैं इंडिया पर आना चाहता हूं, मेरे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है। एक है हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट माने वी डिफरेंशिएट बिटवीन रीजन एंड पीपल, और उसके तरीके क्या है, वन इज डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट, वन इज इन मार्जिन्स एंड द अदर इज इन गारंटी। एंड वी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, वी डिफरेंशिएट ऑन द पर्पस ऑफ पर्सन और रीजन, व्हाटएवर इट इज। तो एक तरीका होता है मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन या मैकेनिज्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसको सबसे ज्यादा विस्तार से लिखा जाता है बिकॉज दिस इज बेसिकली द मेथड और द सिस्टम बाय विच यू डू दीज थिंग्स। तो ये तो पहली चीज हो गई जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरी चीज हो जाती है हमारी प्रायोरिटी सेक्टर या क्रेडिट रैशनिंग। जब हम किसी विशेष एरिया को कुछ क्रेडिट देने के लिए मजबूर कर देते हैं कि 2% ऑफ द क्रेडिट हैज टू गो टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी ट्रकों के लिए, बसों के लिए आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट रैशनिंग, यानी हमको इस सेक्टर को इतना पैसा देना ही है। हम इस पैसे को अगर बच भी गया, कोई लेने नहीं भी आया, वी कैन नॉट गिव इट टू समवन एल्स। यहां कोई और क्लॉज नहीं चल सकता। तीसरा बैंक डायरेक्टिव्स, चौथा गाइडलाइंस। ये मैकेनिज्म्स होते हैं जिनसे वी सेलेक्ट और रिजेक्ट, वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल। अब हम जरा सा भारत के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सारी किताबों में पहले बहुत पुरानी चीजें ही लिखी हुई है। सबसे पहले भारत में 1957 में
सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को अपनाया गया था। असल में मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हैं यहीं से चलती हैं, यहीं की लिखी हुई हैं। मैं इसको पढ़ा जरूर देता हूं, बट आई टेल यू कि हम लोगों को नई चीजें भी पढ़नी चाहिए। उस समय क्या होता था, मैं आपकी मतलब जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि किताबों में बहुत लिखा नहीं रहता, कि ज्यादातर जो हमारा वीट होता है वो पंजाब और हरियाणा के एरिया में, उस समय पंजाब हरियाणा एक ही थे, फॉर योर इंफॉर्मेशन। उस समय पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एक स्टेट था। उसके बाद ये स्टेट्स बटे हैं, बाद में 56 में कुछ रीऑर्गेनाइज हुए और बाद में 69 में कुछ रीऑर्गेनाइज हुए। हरियाणा तो 69 में बाहर गया था, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इन लोगों के पास वीट का प्रोडक्शन ज्यादा था, यहां पर वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता था। ऑलराइट, लेकिन उस जमाने में फूड जोन्स बने हुए थे। फूड जोन्स माने एक जोन से दूसरे जोन में आपको अनाज या कोई चीज ले जाने की इजाजत सरकार नहीं देती थी। द रीजन वर मेनी, उस समय हम लोग चाहते थे कि किसी भी तरह से एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस ना बढ़े, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेस ना बढ़े, क्योंकि हमारी सरकार ये मानती थी कि 80% लोगों की बास्केट, जो कंजम्पशन बास्केट थे, 80 to 90% पीपल की, उसमें सबसे ज्यादा खर्च किस चीज पर है? फूड ग्रेन्स पर है। तो अगर इसका दाम बढ़ेंगे तो नेचुरली देश में गरीबी आएगी, और उस समय देश में गरीबी काफी थी। तो इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया। एक्चुअली क्या होता था कि जब वीट की फसल आती थी इन दी मंथ ऑफ अप्रैल एंड मार्च अप्रैल में, तो उस समय गेहूं के दाम, उस जमाने की बात कर रहे हैं, 37 पैसे पर केजी चलता था, मान लें 3,700 रुपए पर टन। और जो धीरे धीरे क्या होता था कि बाई दिसंबर या अक्टूबर ये 62 पैसे हो जाता था, काफी ज्यादा हो जाता था। तो आप समझ लीजिए कि जो प्राइस चेंज था दैट वाज नियरली 66%। तो पंजाब के किसानों ने क्या किया कि वो एक जगह वीट को स्टोर कर लेते थे, और वीट को स्टोर करके इसको क्या करते थे? सिक्योरिटी या गिरवी के रूप में रख देते थे, और गिरवी के रूप में रखने के बाद इस पर लोन लेते थे, और फिर अपनी फसलें शुरू कर देते थे फ्रॉम सितंबर अक्टूबर। तो जब नवंबर दिसंबर में वीट का दाम बढ़ जाता था तो दे यूज्ड टू सेल द वीट एंड गिव द लोन बैक। इससे वो प्रॉफिट कमाते थे। इसको सरकार ने क्या माना? स्पेकुलेटिव काम आप कर रहे हैं, सट्टेबाजी का काम आप कर रहे हैं। तो सरकार ने पहला नियम 1957 में लगाया, नो फार्मर, फार्म एजेंसी, फार्म हाउस और मिडलमैन कैन बी ग्रांटेड एनी लोन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ वीट। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा कर रहे हैं। अप्रैल में आया, आप बेच ही नहीं रहे, उसको रख लिया। नतीजा क्या हुआ कि अप्रैल में ही दाम बढ़ना शुरू हो गया, तो दिसंबर तक बहुत तेजी से दाम बढ़ गया। तो दैट वाज डन बेसिकली फॉर दिस, ठीक है ना। ये एक सामान्य तरीका था। उसके बाद मैंने बताया 1969 में प्रायोरिटी सेक्टर आ गया, देन सारे कंट्रोल्स आने शुरू हो गए। तो ये सारी किताबों में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन वी नो कि 1991 के बाद हमारे देश में पॉलिसीज बदल गई। अब हम लोग थोड़ा वर्ल्ड की बात करते हैं। वर्ल्ड में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और अब आप भारत में भी देख लेंगे कि कैसे अपनाते हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का जो इस्तेमाल होता है वो होता है बेसिकली टू रिमूव डिप्रेशन इन ए सर्टेन एरिया, इन ए सर्टेन फील्ड। ध्यान से देखिए, इसको समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सपोज करिए किसी वजह से मार्केट में कार्स या टेलीविजन्स बहुत ज्यादा बन गए, यानी इतने नहीं बिक रहे हैं। सपोज करिए कि नहीं बिक रहे हैं। क्यों नहीं बिक रहे हैं? क्योंकि या तो मार्केट में डिमांड नहीं है या डिमांड कम है। सपोज करिए कि भारत में मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है और मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कार खरीद सके, वो अपना टू व्हीलर से ही काम चला लेता है, और कारों का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो इस मार्केट में क्या हुआ? डंप पड़ी हुई है कारें। देयर आर लार्ज अनसोल्ड स्टॉक्स। तो अगर अनसोल्ड स्टॉक्स रहेगा तो नेक्स्ट टाइम में प्रोडक्शन घटना ही घटना है। प्रोडक्शन घटने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट घटना ही घटना है, आउटपुट घटना ही घटना है, इनकम्स घटनी घटनी। दिस विल बी ए चेन रिएक्शन। हम क्या करते हैं? एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, और वो सर्कल क्या करेगा? इकोनॉमी को नीचे की ओर खींचेगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका क्या है कि अगर हम कार की मार्जिन मनी
हमने कितनी रखी है कार की मार्जिन मनी? मान लीजिए हमने रखी है 3 लाख रुपए। कितने की कार के लिए? 8 लाख की कार के लिए। या हमने रखी है 1 लाख मार्जिन मनी फॉर ए कार ऑफ 4 लाख रुपीज। सवाल ये है कि अगर हम ये कर दें कि मार्जिन मनी इज 30,000, ध्यान से देखिए, तो जो टू व्हीलर्स हैं, बाकी लोग जो खरीदने के लिए पैसा रखे हुए हैं, क्योंकि टू व्हीलर का कॉस्ट मान लीजिए 60-70-80 हजार है, तो उसके लिए उन्होंने 30,000 लिया है और बाकी बैंक से लेना चाहते हैं। अब अगर इसी मार्जिन मनी में वो एक कार खरीद सकते हैं, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, तो व्हाट दे विल डू? दे विल ट्राई टू परचेज ए कार। तो वी इनहांस द डिमांड ऑफ द कार बाय रिड्यूसिंग द मार्जिन मनी और द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार आप पढ़ते होंगे कि सामान को खरीदिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट 0, है ना। इसके लिए क्या है कि कंपनी खुद उस सामान को उधार देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास अनसोल्ड स्टॉक्स हैं। सामान बिकेगा, इट विल हैव न्यू मनी विद इट। ज्यादातर आप देखेंगे हाउसिंग में भी बहुत सारे लोग इस तरह की टीजर लोन करते हैं, गिव 15,000 इन एडवांस और 20,000 इन एडवांस एंड बुक ए हाउस। अब आपसे पैसा मिल गया उनको एक मुश्त, उसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस स्कीम्स का मिसयूज भी बहुत करते हैं, बट इफ यू लुक एट द डिफरेंट पेपर्स एंड अदर थिंग्स, यू विल फाइंड मेनी सच एडवर्टीजमेंट्स, आसान किस्तों पर, आसान शर्तों पर। These are the things that you look every day in the newspapers. तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज यूज्ड कि जिस जगह अनसोल्ड स्टॉक्स जाता है वहां पर डिमांड क्रिएट की जाए। तो जो नया मैकेनिज्म है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का, वो स्पेकुलेटिव मैकेनिज्म को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। किसी मार्केट में अचानक मान लीजिए डिप्रेशन आ जाए, सामान नहीं बिक रहा है, इट कैन बी एन ऑटो मार्केट, इट कैन बी हाउसिंग मार्केट, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड गुड्स कमोडिटी मार्केट। इन सब चीजों के लिए इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। नाउ मार्जिन्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर थिंग्स आर रिड्यूस्ड। अब बस इतना लाइए, एक टेलीफोन कॉल पर आपको ये सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दीज आर also the methods of selective credit control used everywhere in the world and now are being used more and more by Indian industry and Indian business. तो मैं तो स्टॉक शेयरिंग इसलिए कर देता हूं क्योंकि मेरे को इससे आज इन्फ्लेशन पढ़ाना था, लेकिन अब इन्फ्लेशन पर तो नहीं जा पाऊंगा, बट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस इफ यू विश। वी कैन गो टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर सेशन। इसको हम लोग जो है बाद में भी कभी कर सकते हैं, we'll do it at a later stage. तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो हम लोग इसके बारे में अभी आंसर कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लाइक दिस। सर गुड एंड बैड मनी को एक बार फिर से बता दें। गुड एंड बैड मनी कुछ नहीं होता बेटा। हमने आपसे कहा मनी का कौन सा इस्तेमाल आप कर रहे हैं, व्हाट यूज। गुड माने विच इनहांसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, बैड मीन्स विच डज नॉट इनहांस इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर हम मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सामान खरीदने के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। हम कार खरीद रहे हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, या हम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। दिस इज यूज ऑफ बैंक क्रेडिट इन एरियाज वेयर द इनहांसमेंट विल टेक प्लेस। इसकी जगह अगर हम इससे लें और सोना खरीद रख लें, सोने का दाम बाद में बढ़ेगा, देन विल सेल इट ऑफ। तो वो मनी मार्केट में डिमांड नहीं क्रिएट कर रहा है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर होर्डिंग और स्पेकुलेटिव। सो व्हेन मनी इज यूज्ड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस वी कॉल इट कि इस तरीके की चीजों को रिड्यूस करना है। आई होप आई एम क्लियर मनस्वी। यस सर। हाँ उत्तम, ये तो अभी पढ़ाने की नौबत नहीं आई है, पढ़ाएंगे, वी विल डू इट, सब चीज पढ़ाएंगे। कल अभी इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे, फिर जो तुम लोग पूछोगे उसके बारे में बताएंगे। आई डोंट से कि नहीं पढ़ाऊंगा, बट लेट्स मूव इन ए मैनर जैसे पढ़ना चाहिए। तो लेट्स क्लोज इट टुडे क्योंकि टाइम भी हो गया है, एंड वील मीट टुमारो। हाँ, इन्फ्लेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस, यस, बट आई विल टीच ए पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इन्फ्लेशन के बिना हमारा आगे काम नहीं चलेगा। आई ओनली डिस्कस अ बिट ऑफ इट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने बोला कि पहले लोन लेने के लिए फसलों को रखा जाता था एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास। पहले तो क्या, सर आज भी रख सकते हैं बेटा, बफर स्टॉक बनाया हमने बैंक को सिक्योरिटी के रूप में क्या रख दी, अपनी फसलें, कि भाई हमारे पास इतना सामान है
तो जैसे आप सोने को रख सकते हैं, चांदी को रख सकते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट वाज यूज्ड इन दोस डेज, ठीक है ना, ओके सर। एट यस सर। दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सर इससे गवर्नमेंट को कैसे पता चलता था कि कोई होर्डिंग कर रहा है? बैंक में जब आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मांग रहा है। यस आपने सर। कहा मेरे पास इतनी गेहूं रखा है, तो बैंक कहेगा हम आपको गेहूं के ऊपर लोन नहीं दे सकते, रिजर्व बैंक का डायरेक्टिव है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो वी लीव नाउ। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।